भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात स्वतंत्रता की ओर भारत छोड़ने को प्रेरित करने वाले कारक। ब्रिटिश साम्राज्य का पतन। भारत में निम्न स्तर तक राष्ट्रवादी चेतना का प्रसार। आजाद हिंद फौज का मुकदमा एवं नौसैनिक विद्रोह। ब्रिटेन में सरकार का परिवर्तन। मार्च 1946 में अल्पसंख्यकों के प्रति सरकार की नीति में परिवर्तन। मई जून 1946 में कैबिनेट मिशन योजना। सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन। 20 फरवरी 1947 को इटली सरकार द्वारा भारत की स्वतंत्रता की घोषणा। मार्च 1947 में माउंटबेटन का आगमन तथा जून 1947 में माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत की स्वतंत्रता। विभाजन की ओर। मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों में जिन्ना का बढ़ता हुआ प्रभाव। 1945-46 के चुनाव में जिन्ना एवं लीग की सफलता। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना की अस्वीकृति। 16 अगस्त 1946 को लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा। इसके साथ कलकत्ता, बंबई, बंगाल के नोआखली एवं बिहार के मुंगेर में दंगे छिड़े। मार्च 1947 में पंजाब में दंगे। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के द्वारा बाधा उपस्थित करना। जून 1947 में माउंटबेटन योजना तथा भारत का विभाजन। स्वतंत्रता की ओर। 1. ब्रिटिश साम्राज्य का पतन। द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हो गया था। उसकी अर्थव्यवस्था में इतनी गिरावट आई कि ब्रिटिश भारत में ज्यादा समय तक बने रहने की स्थिति में नहीं थे। वस्तुतः ब्रिटेन को भारत से एक बड़ा लाभ प्राप्त था और वह था भारत से प्राप्त होने वाली गृहव्यय की एक बड़ी राशि, जिसके माध्यम से वह अपने व्यापारिक घाटे को पूरा करता। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य स्वयं ब्रिटेन ही भारत का कर्जदार बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत ही ब्रिटिश का सैनिक मुख्यालय था, जहां से ब्रिटिश संपूर्ण एशिया में युद्ध का संचालन करते थे। इसी क्रम में ब्रिटिश ने भारत में 25 लाख सैनिकों की एक बड़ी सेना खड़ी कर दी और तोपखाना एवं अन्य विभागों को भी मजबूत बनाया। इस कारण अब भारत स्वयं ब्रिटेन से भी अधिक ताकतवर हो गया था। इसलिए भारत पर शासन करने का ब्रिटिश औचित्य समाप्त हो गया। 2. भारत में निम्न स्तर तक राष्ट्रवादी चेतना का प्रसार। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन तेज हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन ने साबित कर दिया था कि भारत से अंग्रेजों का जाना बस कुछ समय मात्र की बात है। इस आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता को प्राथमिकता की पहली सूची में ला दिया था। स्वतंत्रता के लिए नीचे से पड़ने वाले दबाव को भी कम करके नहीं आंका जा सकता। ट्रेड यूनियन और श्रमिक आंदोलन की घटनाओं में 1945-46 के बीच तेजी आ गई थी। इतना तक कि 1945 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन ने सरकार से स्वतंत्रता की मांग की थी। दूसरी तरफ 1946 में बंगाल में होने वाले तेभागा किसान आंदोलन तथा 1946 में होने वाले तेलंगाना किसान आंदोलन ने भी ब्रिटिश को भयभीत कर दिया और यह संकेत किया कि भारत में शासन करना उनके लिए बड़ा कठिन होगा। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रमुख स्तंभ सेना एवं पुलिस में भी राष्ट्रवादी चेतना घर कर गई थी। इतना तक कि सिविल सेवा जैसा इस्पाती ढांचा भी टूट चुका था। 3. आजाद हिंद फौज का मुकदमा एवं नौसैनिक विद्रोह। सुभाष चंद्र बोस ने INA आजाद हिंद फौज एवं एक स्वतंत्र सरकार का गठन अक्टूबर
1943 में जापान के समर्थन से सिंगापुर में किया था। हालांकि सैन्य रूप से यह बहुत सफल नहीं रहा, लेकिन जब 1945 में INA के सदस्यों के खिलाफ लाल किले में मुकदमा शुरू हुआ तो INA के सदस्यों को पूरे भारत में सहानुभूति और समर्थन प्राप्त हुआ। नौसैनिक विद्रोह बॉम्बे के समुद्री तट पर स्थित एक जहाज HMIS तलवार से शुरू हुआ और बहुत जल्द ही यह सभी 22 जहाजों में फैल गया। यह विद्रोह फरवरी 1946 में हुआ और MS खान इसके नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे। ये घटना भारत में ब्रिटिश शासन के लिए एक बड़ा खतरा थी। 4. ब्रिटेन में सरकार का परिवर्तन तथा अल्पसंख्यकों के प्रति सरकार की नीति में परिवर्तन। ब्रिटेन में सरकार का परिवर्तन हुआ तथा कंजर्वेटिव पार्टी की जगह लेबर पार्टी की सरकार स्थापित हुई। मार्च 1946 में क्लीमेंट एटली की सरकार ने घोषणा की कि अल्पसंख्यकों की मांगें विचारणीय हैं, परंतु उन्हें बहुसंख्यकों के हितों की उपेक्षा करके पूरा नहीं किया जा सकता। ये घोषणा भारत के संदर्भ में दृष्टि परिवर्तन की परिचायक थी। जिस प्रकार पहले ब्रिटिश नीति का बल भारत में विभाजन को प्रोत्साहन देने पर रहा था, वहीं अब उसका बल इस बात पर हो गया था कि अगर संभव हो सके तो भारत के विभाजन को रोका जाए। 5. कैबिनेट मिशन योजना। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। इसने जून 1946 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें निम्नलिखित अनुशंसाएं थीं। 1. इसने विभाजन को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह एक व्यवहारिक निर्णय नहीं था। 2. वैकल्पिक रूप से इसने एक 3 स्तरीय संरचना की अनुशंसा की। केंद्रीय सरकार एकीकृत कमजोर संघ केवल रक्षा, विदेश नीति और संचार मामलों पर नियंत्रण रखेगा। प्रांतों का समूह। प्रांतों को 3 समूह में विभाजित किया जाना था। समूह ए में 6 हिंदू बहुल प्रांतों को शामिल किया जाना था, जबकि समूह बी में उत्तर पश्चिम के 3 मुस्लिम बहुल प्रांतों सिंध, पंजाब एवं बलूचिस्तान को और समूह सी में उत्तर पूर्व के 2 मुस्लिम बहुल प्रांतों असम एवं बंगाल को शामिल किया जाना था। 3. निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाना था। 4. एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाना था। 6. अंतरिम सरकार का गठन। सितंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ तथा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई। शुरू में मुस्लिम लीग इस सरकार में शामिल नहीं हुई। आगे वायसरॉय वेविल के विशेष अनुरोध पर वित्त मंत्री लियाकत अली खान के नेतृत्व में लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई। 7. एटली सरकार द्वारा भारत की स्वतंत्रता की घोषणा। 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली की सरकार ने एक घोषणा की, जिसमें ये स्पष्ट किया गया कि जून 1948 तक अंग्रेजी सरकार भारतवासियों को सत्ता सौंप देगी। 8. माउंटबेटन का आगमन तथा माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत की स्वतंत्रता। वायसरॉय के रूप में माउंटबेटन मार्च 1947 में भारत आया। वह एक प्रत्यक्ष एजेंडे के साथ साथ एक अप्रत्यक्ष एजेंडे को लेकर भारत आया था। प्रत्यक्ष एजेंडे के तहत कैबिनेट मिशन योजना को लागू करने के लिए गंभीर प्रयास करना था, किंतु उसके अप्रत्यक्ष एजेंडे के तहत सावधानी के साथ अंग्रेजों को भारत से वापस जाना था, ताकि ब्रिटिश सरकार की इस प्रवृत्ति को पलायनवाद न माना जाए। माउंटबेटन ने विभाजन के मुद्दे पर विभिन्न भारतीय नेताओं से वार्ता आरंभ की। सबसे पहले उसने पटेल से वार्ता की, फिर नेहरू, गांधी और अंततः जिन्ना से वार्ता की।
माउंटबेटन की आरंभिक योजना डिक्की बड योजना के नाम से जानी जाती है। इसे प्लान बाल्कन भी कहते हैं। इसमें ये प्रावधान था कि ब्रिटिश भारत के विभिन्न प्रांत एवं देशी रियासतों को स्वतंत्र कर दिया जाए तथा उन्हें यह अधिकार प्राप्त हो कि वे अपनी इच्छानुसार भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। किंतु जब माउंटबेटन ने ये योजना शिमला में जवाहरलाल नेहरू के समक्ष रखी तो उन्होंने इसे पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के रूप में जो प्रस्ताव रखा गया था, वास्तव में उसे वीपी मेनन के साथ मिलकर वल्लभभाई पटेल ने तैयार किया था। इसमें ब्रिटिश भारत को 2 डोमिनियन राज्यों यथा भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने का प्रावधान था तथा देशी राज्यों को अपनी क्षेत्रीय अवस्थिति के अनुसार भारत अथवा पाकिस्तान के साथ विलय करना था। इस योजना को 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के द्वारा अनुमोदन मिल गया। फिर 18 जुलाई को इसे ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति मिली। फिर इसे क्रमशः 14 और 15 अगस्त को पाकिस्तान तथा भारत के संदर्भ में लागू किया गया। विभाजन की ओर। मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों में जिन्ना का बढ़ता हुआ प्रभाव। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के बाद कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों का त्यागपत्र दिया जाना घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि उसके कारण जो राजनीतिक शून्य की स्थिति उत्पन्न हुई उसे मुस्लिम लीग ने शीघ्र भर दिया, अर्थात मुस्लिम लीग की प्रगति हुई। 1945-46 के चुनाव में जिन्ना एवं लीग की सफलता। 1945-46 के चुनाव में कांग्रेस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई, परंतु साथ ही मुस्लिम लीग को भी सफलता प्राप्त हुई। पहली बार 2 मुस्लिम बहुल प्रांतों में उसकी सरकारें बनी और फिर केंद्रीय विधानमंडल की आरक्षित सीटें भी उसी को प्राप्त हो गई। इसका अर्थ था कि 1937 एवं 1945 के बीच मुस्लिम लीग की अत्यधिक प्रगति हो चुकी थी और वह मुस्लिम संप्रदायवाद को अभिजात्य चरण से जन समुदाय के स्तर तक पहुंचा चुकी थी। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना की अस्वीकृति तथा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा। शुरू में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया था, लेकिन प्रांतीय समूह के विभाजन के मुद्दे पर मतभेद सामने आए और मुस्लिम लीग इस योजना से पीछे हट गई। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा की। हालांकि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का उद्देश्य शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, लेकिन इस दिन कलकत्ता में मुस्लिम लीग की सरकार द्वारा नरसंहार शुरू कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप बम्बई, पूर्वी बंगाल के नोआखली और बिहार के मुंगेर जिले में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के द्वारा बाधा उपस्थित करना। इस तनाव के माहौल में जब सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो सरकार का संचालन कठिन हो गया। सरकार के अंतर्गत लीग के मंत्रियों का नजरिया नकारात्मक रहा तथा उनका उद्देश्य कार्यवाहियों को रोकना रहा। अतः सर्वप्रथम कांग्रेसी नेताओं में सरदार वल्लभभाई पटेल अत्यधिक क्षुब्ध हो गए तथा वे विभाजन की सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। इसी क्रम में 20 फरवरी 1947 को इटली की सरकार की घोषणा आई, जिसमें यह आश्वासन दिया गया था कि जून 1948 तक भारत को प्रत्येक स्थिति में स्वतंत्रता मिल जाएगी। साथ ही ये भी संकेत दिया गया कि सत्ता के केंद्र एक से अधिक भी हो सकते हैं। मार्च 1947 में पंजाब में दंगे। ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वतंत्रता की तिथि घोषित करना घातक साबित हुआ, क्योंकि इसे मुस्लिम लीग ने एक अवसर के रूप में लिया। फिर मार्च
1947 में मुस्लिम लीग ने पंजाब में सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़कर खिज हयात खान की सरकार को गिरा दिया। लेकिन लीग के इस गैर विधिक कार्य के परिणामस्वरूप पंजाब में दंगा भड़क गया। जून 1947 में माउंटबेटन योजना तथा भारत का विभाजन। मार्च 1947 में नए वायसराय के रूप में माउंटबेटन का आगमन हुआ, जिसका घोषित रूप में उद्देश्य कैबिनेट मिशन योजना को लागू करवाना था, परंतु माउंटबेटन ने ऐसा महसूस किया कि तात्कालिक परिस्थितियों में कैबिनेट मिशन योजना को लागू करना कठिन था। अतः माउंटबेटन ने विभाजन को प्राथमिकता दी। फिर विभिन्न राजनीतिक नेताओं से वार्ता कर उसने 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की। इसी आधार पर 14 अगस्त को भारत का विभाजन हो गया। प्रश्न: द्वितीय विश्व युद्ध ने भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ विभाजन को भी प्रोत्साहन दिया। इस कथन का सोदाहरण विश्लेषण कीजिए। प्रश्न विश्लेषण है। ये प्रश्न अपने स्वरूप में हाइपोथेटिकल है। कीवर्ड्स हैं द्वितीय विश्व युद्ध, स्वतंत्रता, विभाजन, प्रोत्साहन, सोदाहरण, विश्लेषण। उत्तर: भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य स्वतंत्रता एवं विभाजन की दिशा में साथ साथ प्रगति होती रही तथा द्वितीय विश्व युद्ध इस प्रगति के मार्ग में एक निश्चित भूचिन्ह, लैंडमार्क बनकर आया। द्वितीय विश्व युद्ध ने निम्नलिखित रूप में स्वतंत्रता को प्रोत्साहन दिया। इसने भारत में एक व्यापक जन असंतोष को जन्म दिया तथा इसका परिणाम था भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता के मुद्दे को प्राथमिक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। आजाद हिंद फौज एवं नौसैनिक विद्रोह ने ये सिद्ध कर दिया कि अब ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे मजबूत स्तंभ सेना भी राष्ट्र। इस योजना को 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के द्वारा अनुमोदन मिल गया। फिर 18 जुलाई को इसे ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति मिली। फिर इसे क्रमशः 14 और 15 अगस्त को पाकिस्तान तथा भारत के संदर्भ में लागू किया गया। विभाजन की ओर: मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों में जिन्ना का बढ़ता हुआ प्रभाव। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के बाद कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों का त्यागपत्र दिया जाना घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि उसके कारण जो राजनीतिक शून्य की स्थिति उत्पन्न हुई उसे मुस्लिम लीग ने शीघ्र भर दिया, अर्थात मुस्लिम लीग की प्रगति हुई। 1945-46 के चुनाव में जिन्ना एवं लीग की सफलता। 1945-46 के चुनाव में कांग्रेस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई, परंतु साथ ही मुस्लिम लीग को भी सफलता प्राप्त हुई। पहली बार 2 मुस्लिम बहुल प्रांतों में उसकी सरकारें बनी और फिर केंद्रीय विधानमंडल की आरक्षित सीटें भी उसी को प्राप्त हो गई। इसका अर्थ था कि 1937 एवं 1945 के बीच मुस्लिम लीग की अत्यधिक प्रगति हो चुकी थी और वह मुस्लिम संप्रदायवाद को अभिजात्य चरण से जन समुदाय के स्तर तक पहुंचा चुकी थी। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना की अस्वीकृति तथा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा। शुरू में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया था, लेकिन प्रांतीय समूह के विभाजन के मुद्दे पर मतभेद सामने आए और मुस्लिम लीग इस योजना से पीछे हट गई। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा की। हालांकि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का उद्देश्य शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, लेकिन इस दिन कलकत्ता में मुस्लिम लीग की सरकार द्वारा नरसंहार शुरू कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप बम्बई, पूर्वी बंगाल के नोआखली और बिहार के मुंगेर जिले में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के द्वारा बाधा उपस्थित करना। इस तनाव के माहौल में जब सितंबर
1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो सरकार का संचालन कठिन हो गया। सरकार के अंतर्गत लीग के मंत्रियों का नजरिया नकारात्मक रहा तथा उनका उद्देश्य कार्यवाहियों को रोकना रहा। अतः सर्वप्रथम कांग्रेसी नेताओं में सरदार वल्लभभाई पटेल अत्यधिक क्षुब्ध हो गए तथा वे विभाजन की सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। इसी क्रम में 20 फरवरी 1947 को इटली की सरकार की घोषणा आई जिसमें यह आश्वासन दिया गया था कि जून 1948 तक भारत को प्रत्येक स्थिति में स्वतंत्रता मिल जाएगी। साथ ही ये भी संकेत दिया गया कि सत्ता के केंद्र एक से अधिक भी हो सकते हैं। मार्च 1947 में पंजाब में दंगे, ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वतंत्रता की तिथि घोषित करना घातक साबित हुआ, क्योंकि इसे मुस्लिम लीग ने एक अवसर के रूप में लिया। फिर मार्च 1947 में मुस्लिम लीग ने पंजाब में सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़कर खिज हयात खान की सरकार को गिरा दिया। लेकिन लीग के इस गैर विधिक कार्य के परिणामस्वरूप पंजाब में दंगा भड़क गया। जून 1947 में माउंटबेटन योजना तथा भारत का विभाजन। मार्च 1947 में नए वायसराय के रूप में माउंटबेटन का आगमन हुआ, जिसका घोषित रूप में उद्देश्य कैबिनेट मिशन योजना को लागू करवाना था, परंतु माउंटबेटन ने ऐसा महसूस किया कि तात्कालिक परिस्थितियों में कैबिनेट मिशन योजना को लागू करना कठिन था। अतः माउंटबेटन ने विभाजन को प्राथमिकता दी। फिर विभिन्न राजनीतिक नेताओं से वार्ता कर उसने 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की। इसी आधार पर 14 अगस्त को भारत का विभाजन हो गया। प्रश्न: द्वितीय विश्व युद्ध ने भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ विभाजन को भी प्रोत्साहन दिया। इस कथन का सोदाहरण विश्लेषण कीजिए। प्रश्न विश्लेषण है। ये प्रश्न अपने स्वरूप में हाइपोथेटिकल है। कीवर्ड्स हैं द्वितीय विश्व युद्ध, स्वतंत्रता, विभाजन, प्रोत्साहन, सोदाहरण विश्लेषण। उत्तर: भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य स्वतंत्रता एवं विभाजन की दिशा में साथ साथ प्रगति होती रही तथा द्वितीय विश्व युद्ध इस प्रगति के मार्ग में एक निश्चित भूचिन्ह, लैंडमार्क बनकर आया। द्वितीय विश्व युद्ध ने निम्नलिखित रूप में स्वतंत्रता को प्रोत्साहन दिया। इसने भारत में एक व्यापक जन असंतोष को जन्म दिया तथा इसका परिणाम था भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता के मुद्दे को प्राथमिक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। आजाद हिंद फौज एवं नौसैनिक विद्रोह ने ये सिद्ध कर दिया कि अब ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे मजबूत स्तंभ, सेना, भी राष्ट्रवाद से प्रभावित हो चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य स्वयं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हो गया था, अतः भारत को स्वतंत्र करना ब्रिटेन की मजबूरी थी। परंतु दूसरी तरफ द्वितीय विश्व युद्ध ने भारत के विभाजन को भी बल प्रदान किया। युद्ध के मध्य मुस्लिम लीग की सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार ने उसे भारत के संवैधानिक विकास के विरुद्ध वीटो की शक्ति दे दी। लीग ने इसका खुलकर उपयोग किया तथा वेवेल योजना जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रस्ताव को ध्वस्त कर दिया। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध ने भारत की स्वतंत्रता एवं इसके विभाजन दोनों को प्रोत्साहन दिया। प्रश्न: विभाजन के कारणों को जानने से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है भारत के विभाजन के परिणाम को समझना। इस कथन का युक्तियुक्त विवेचन कीजिए। उत्तर: भारत के विभाजन के पश्चात लगभग 5 दशकों तक विद्वानों और इतिहासकारों ने भारत के विभाजन की पड़ताल करने में गहरी रुचि दिखाई थी। उनका पूरा ध्यान इस बात का पता लगाने पर रहा था कि विभाजन के लिए कौन उत्तरदायी था। परंतु पिछले 2 दशकों से विद्वानों और इतिहासकारों की सोच एवं बहस की दिशा बदल चुकी है तथा विभाजन के
कारणों की जगह उसके प्रभावों के मूल्यांकन पर विशेष बल दिया जा रहा है, क्योंकि इस विभाजन ने भारत और पाकिस्तान पर ही अपना प्रभाव नहीं छोड़ा, बल्कि लगभग संपूर्ण दक्षिण एशिया को प्रभावित किया। उसके प्रभाव को निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। 1. दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में 3 भिन्न राष्ट्रों का निर्माण हुआ। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव ने परमाणु हथियारों की प्रतिस्पर्धा को भी जन्म दे दिया। 2. इन दोनों देशों के बीच तनाव के कारण सार्क जैसा संगठन भी विफल सिद्ध हुआ। 3. विभाजन ने भारत में संविधान के स्वरूप पर भी प्रभाव डाला। उदाहरण के लिए, भारत में संघीय व्यवस्था, नागरिकता, मौलिक अधिकार सभी प्रावधानों पर विभाजन का प्रभाव देखा जा सकता है। 4. सबसे बढ़कर इसने भारत के अंदर भी हिंदू एवं मुस्लिम जनसंख्या के बीच पारस्परिक अविश्वास का भाव पैदा कर दिया। अंत में हम ये भी पाते हैं कि उसने भारत में गंगा यमुनी संस्कृति अथवा समन्वित संस्कृति को भी दुष्प्रभावित किया।